हाय स्टूडेंट। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर 3 का आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप, डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट पहले हमें समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। लेक्चर 2 में हमने आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद दूसरा होगा डेटा टाइप, डिक्लेरेशन, इंस्ट्रक्शंस। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी भाषा में उसे वाक्य बोलते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए एक कमांड होती है कि उसे मीन्स कंप्यूटर को क्या करना है। इंस्ट्रक्शन 4 प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में है हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, तीसरा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और चौथा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब हम इसमें देखेंगे कि डेटा टाइप इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। सी लैंग्वेज में कुछ 5 कीवर्ड हैं जिनको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं। डेटा टाइप इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हमें बताना पड़ता है। लेकिन एज अ बिगिनर हमारे लिए डेटा टाइप 5 ही हैं: इंट, फ्लोट और रियल, कैरेक्टर, डबल और वाइड। जिसमें से शुरुआत में हम पहले 4 का ही इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के लिए। वाइड का मतलब हम फंक्शन नामक यूनिट में समझेंगे। हमने पढ़ा था कि कीवर्ड, हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस पोर्शन को कवर किया था। ऐसे शब्द जो कीवर्ड हैं और डेटा टाइप भी हैं, उसे प्रिमिटिव डेटा टाइप हम बोलते हैं। ऐसे शब्द जो कि डेटा टाइप भी होते हैं और कीवर्ड्स भी होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। मैंने यहाँ पर उन शब्दों का मीन्स कि जो डेटा टाइप भी है और कीवर्ड्स भी हैं, उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। मीन्स कि रेड कलर में इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को जो है रेड कलर में बोल्ड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने 32 कीवर्ड्स की लिस्ट है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ऐसे कीवर्ड्स जो डेटा टाइप भी होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, अभी पिछली स्लाइड में इन्हीं को देखा था। इन्हीं को मीन्स कि जो जो हमने हाईलाइट किया है: डबल, इंट, कैर, फ्लोट और वाइड। ये हमारे 5 डेटा टाइप हैं
जो कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वो 5 शब्द हैं जो आपको कीवर्ड के रूप में मिलते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे डेटा टाइप जो कीवर्ड के रूप में मिलते हैं उसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया हुआ है। जैसे पहले पॉइंट में या पहली लाइन में आप देखिए लिखा है इंट a कॉमा b असाइन 5। अब जब भी कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में इस तरह की लाइन देखेगा तो वह समझेगा या समझ जाएगा कि यह डेटा टाइप डिक्लेरेशन है। यह क्या है? यह डेटा टाइप डिक्लेरेशन है। हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसका पहला शब्द कोई भी डेटा टाइप ही होना चाहिए। जब भी हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो उसमें हमारा पहला जो शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डेटा टाइप होना चाहिए। एक लाइन में आप एक से अधिक डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहीं पर इंट a कॉमा b असाइन 5 कॉमा फ्लोट k इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। और पहला शब्द डेटा टाइप ही होना चाहिए। जैसे पहले लाइन में लिखा है INT, पहला हमारा शब्द क्या है इसमें? इंट। कंपाइलर जब भी इस शब्द को देखेगा तो वह समझ जाएगा कि अब आप वेरिएबल बनाने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल क्या होते हैं ये भी समझा था। वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन को दिया गया नाम है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। एक प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस प्रोग्राम में हमें कितने डेटा को हैंडल करना है। तो जितने डेटा को हमें प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करके रखना है उसे वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि कितने वेरिएबल प्रोग्राम में बनाए जाएं। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम ये तय करते हैं कि हमें कितने वेरिएबल बनाने हैं। यानी कंपाइलर को इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखकर पता चलता है कि कुल मिलाकर कितने वेरिएबल आपके प्रोग्राम में बनने चाहिए। जैसे इस पहली लाइन में हम 2 वेरिएबल बना रहे हैं, हम a और b, ये हमारे पहली लाइन में 2 वेरिएबल्स बने हुए हैं। अब a और b वेरिएबल को मेमोरी में कुछ जगह मिल जाएगी। इस तरह से हम फ्लोट यानी दूसरी वाली लाइन में देखें, दूसरी वाली लाइन में आप देखें फ्लोट k दूसरा वेरिएबल हमने बनाया, पर इस डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में हमने फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इन चारों स्टेटमेंट में हमने 4 अलग अलग तरह के डेटा टाइप का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे इंट a कॉमा b असाइन 5, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा फ्लोट k, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा डबल d1, चौथा स्टेटमेंट है char कैर ch असाइन a कॉमा m, जिसमें हमें इन सब में फ़र्क भी समझ में आ रहा होगा या जिससे हमें इन सब में फ़र्क समझ में आए। कॉमन बात यह है कि कोई भी डेटा टाइप हो उसमें से वेरिएबल बनाना इनका मकसद है। कोई भी डेटा टाइप है उनमें से वेरिएबल बनाना ही उस डेटा टाइप का मकसद होता है। लेकिन ये अलग अलग डेटा टाइप हैं।
इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें समझना जरूरी है या समझ लेना है। यदि इंट लिखा है तो उसकी मदद से बनने वाला हर वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट की जगह को ऑक्युपाई करेगा या 2 बाइट की जगह को लेगा। हम डॉस आर्किटेक्चर पर ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। विंडोज बेस आर्किटेक्चर में इंट बेस वेरिएबल का साइज 32 बिट्स होता है, यानी 4 बाइट, जबकि डॉस बेस आर्किटेक्चर में इंट वेरिएबल का साइज 2 बाइट होता है। और हम लोग जो अपनी सी प्रोग्रामिंग की स्टडी कर रहे हैं वो डॉस बेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अब ए वेरिएबल को 2 बाइट मेमोरी मिली और बी वेरिएबल को भी 2 बाइट मेमोरी मिली, लेकिन फ्लोट की मदद से बनने वाले वेरिएबल को 4 बाइट मेमोरी मिलती है। इसी तरह से कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल को एक बाइट मेमोरी मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस पिछली स्लाइड में दिया गया है। देखिए, लिखा है डेटा टाइप और दूसरे कॉलम में लिखा है स्पेस इन मेमोरी। तो पहला है इंट INT, ये मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। दूसरा है कैर, ये मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। तीसरा है फ्लोट, ये मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है। चौथा है डबल, ये मेमोरी में 8 बाइट की जगह को ऑक्युपाई करता है। तो क्या आप इन चारों स्टेटमेंट को देखकर ये बता सकते हैं कि कुल मिलाकर कितने वेरिएबल यहाँ पर बन रहे हैं? ये चारों स्टेटमेंट मतलब इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ये चारों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर इसमें लिखा गया है, क्या इसको आप देखकर बता सकते हैं कि अगर हम इसी चारों स्टेटमेंट को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करें तो कितने वेरिएबल्स यहाँ पर बनाए गए हैं? A, B, K, CH, M और D1, ये हैं कुल मिलाकर 6 वेरिएबल्स। इंट की मदद से बनने वाले वेरिएबल में इंटीजर कांस्टेंट स्टोर होता है। फ्लोट और डबल की मदद से बनने वाले वेरिएबल में रियल कांस्टेंट स्टोर होता है, यानी ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट लगा हो उसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल कांस्टेंट कहते हैं। कैर की मदद से बनने वाले वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर होता है। हमने बी को बनाते वक्त उसमें 5 भी असाइन किया है। आप ध्यान से देखें, पहली लाइन में बी असाइन 5 लिखा है। इसको इक्वल टू नहीं पढ़ना है, उसको असाइन रीड करना है। बी असाइन 5, यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। सी लैंग्वेज में इक्वल टू किसी और को बोला जाता है। हमने यहाँ पर बी में 5 स्टोर किया है। अगर हमने बी में 5 रखा है तो ये सोचने की बात है कि ए में क्या रखा होगा। तो हम बता दें, ए में अनप्रिडिक्टेबल नंबर हैं। क्या है? ए में अनप्रिडिक्टेबल नंबर हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि वह नंबर जिसको हम सोच नहीं सकते हैं कि उसमें कौन सा नंबर स्टोर है। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं या किसी वेरिएबल को बनाते समय इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू रखी रहती है वो हमने नहीं रखी, इसलिए वो क्या है? वो अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि जब भी हम वेरिएबल्स को बना रहे हैं उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब कि उस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू नहीं रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। और ऐसी वैल्यू जिसे हमने वेरिएबल में असाइन नहीं किया है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो ऐसे सभी वेरिएबल जिसमें हमने
वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है उसमें गार्बेज वैल्यू रखी हुई है, और हम डिक्लेरेशन के बाद भी वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसमें वैल्यू नहीं रखा तो बाद में उस वेरिएबल में हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बाद में भी अपने वेरिएबल में वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त आप वैल्यू भी इनिशियलाइज करें। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंपाइलर के लिए होता है ताकि कंपाइलर को वेरिएबल के नाम का पता चल सके, और पूरे प्रोग्राम में अगर इन नाम का इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर को उसका मीनिंग समझ में आ सकेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो भी लाइन हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं उन्हें एक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है, और सी लैंग्वेज के ये रूल कि हर ब्लॉक में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सी ब्लॉक में जब भी अपनी कोड लिख रहे हैं तो पहले एक्शन ब्लॉक लिख दें और उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद एक्शन स्टेटमेंट ही लिखेंगे। तो ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर था। अब आप लोग इसको पढ़िए, इसके नोट्स अपने आप बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए। कोई भी समस्या है आप उसको हमसे पूछिए। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तक कोई समस्या हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में नहीं आया है। तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को पढ़िए और अच्छी तरह से अध्ययन करिए। जय हिंद, जय भारत।